नमस्कार। आगामी कुछ दिनों में आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है। आपके पिछले 2 पेपर हो चुके हैं। इन पेपरों में आपको जो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है, साथ ही पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट करके व समझकर बार बार पढ़ें तथा स्वयं की तैयारी अच्छे से करें। यह वीडियो तथा पुराने सत्र का पेपर आपकी आगामी परीक्षा के लिए मेहनत ही आपको अच्छे अंक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन शब्दों के साथ आपको आगामी पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम SRBP डिग्री कॉलेज उन्नाव। देखिए, तो आपका बीएड सेकेंड ईयर है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, पेपर आपका 4 है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, फुल बुक रिवीजन इन 1 शॉट। देखिए, तो आप मानव समाज के आरंभ से लेकर के जब से मानव का उद्भव हुआ है लेकर के अब तक के विकास पर अगर हम नज़र डालें, उसको देखें, एनालिसिस करें, तो हम ये पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन इतना जटिल कभी नहीं रहा जितना कि आज है। जबकि आज हमें लगता है कि मनुष्य के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हम समस्याओं से घिरे नजर आ रहे हैं, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। जन्म के बाद व्यक्ति ज्यों-ज्यों समाज के संपर्क में आता है, वह अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। ज्यों-ज्यों वह अपने जन्म से निकल करके आता है, समाज के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, तो समाज में जीवन यापन करना चाहता है, तो उसे लगता है कि अब मेरे चारों तरफ में समस्याएं हैं, मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, मुझे दूसरों की आवश्यकता है, मुझे दूसरों से परामर्श की आवश्यकता है, निर्देशन की आवश्यकता है और गाइडेंस की आवश्यकता है। घर से, विद्यालय से, समाज में और अपने रोजाना के कार्यों में अक्सर वह निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव करता है कि मुझे कोई निर्देशन दे, मुझे कोई इंडिकेट करे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, चाहे वो घर हो, आपका विद्यालय हो, समाज हो। इन सभी रोजाना के कार्यों में हमें दूसरों के निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव होता है। लगता है कि हमें निर्देशन की जरूरत है। अगर हमें निर्देशन की जरूरत है तो आखिर निर्देशन होता क्या है? तो मैंने यहाँ तक आपको क्या समझाया कि हमारा जीवन है वो दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना। हम समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं अपने आप को। और फिर क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। हमें आवश्यकता तो निर्देशन की है, लेकिन निर्देशन होता क्या है ये हमें नहीं पता है। ये आज हम इसमें जानेंगे। निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शन मतलब दिखाना, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, उसका पथ प्रदर्शन करना है ना। या किसी को निर्देश देना या संकेत करना, इंडिकेट करना, है ना। तो इस प्रकार से निर्देशन का क्या अर्थ हुआ? पथ प्रदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना। कोई व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है तो उसको बताना कि आप इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये आपका पथ प्रदर्शन करना हो गया, यही आपका निर्देश देना हो गया। आप उसको निर्देश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, देन आप जो है कि समस्या से बाहर आ पाएंगे। बड़ी बात लिखिए यहाँ पे कि जो निर्देशन है वह आदेश से भिन्न है। क्या बात लिखिए? जो निर्देशन है हमारा, ये जो निर्देशन आप देख पा रहे हैं, ये आदेश से भिन्न है, ये हमारा ऑर्डर से भिन्न है। अलग अलग कैसे है? आदेश में अधिकार होता है, आदेश में अधिकार होता है, निर्देशन में सलाह होती है। ये भी बात मैंने नीचे लिख दी है साफ साफ। ये देखिए, आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होती है। वो कैसे? हमने आपको आदेश दिया कि आपको ये काम करना है, तो यहाँ पे आपके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूँ कि जाओ ये काम करके लाओ। मुझे आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब नहीं कि आपका कोई दुख दर्द समस्या आपकी कोई है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, अब आपको करना है। आप दबाव में भी हैं कि हमें जो है कि बॉस की माननी पड़ेगी या सर की सुननी पड़ेगी, है ना। आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन निर्देशन में सलाह होती है। हमने आपको सलाह दी कि आपको ये करना चाहिए, आपको पहले ये पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ें, फिर टाइम मिले तो एक्स्ट्रा पढ़ें। ये हमारी सलाह है। अब आप इसको माने या ना माने ये आपके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन यू।
ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम आपको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगा। और निर्देशन में सलाह होती है, चाहे आप इसको माने या ना माने, यह आप पर निर्भर करता है। यह एक व्यक्तिगत कार्य है। कैसा कार्य है? यह एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। बात सही है भाई, ये व्यक्तिगत कार्य है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी समस्या के समाधान के लिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए हम उसको जो भी निर्देशन देते हैं, सलाह देते हैं, है ना, ये व्यक्तिगत कार्य है। और यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे आपके बीच में मैं अनुभवी हूँ और आप यहाँ पे कौन हैं? आप अनुभवहीन हैं। भाई मुझे बीएड का पूरा अनुभव है, मैंने पढ़ा, फिर 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप अनुभवहीन हैं, अभी आप बीएड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम टाइम में टाइम कैसे मैनेज करना है, कॉपी कैसे लिखनी है ना, तैयारी कैसे करनी है, ये सब क्या है, मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति जो होता है वह अनुभवहीन प्राणी को क्या करता है? निर्देशित करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसी के बेस पे हम पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। उसी के बेस पे हमें आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस में है? पढ़ाई में है, आप बीएड कर रहे हैं। आपकी योग्यता क्या है? बीएड है। क्षमता क्या है ना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ, ठीक है। तो और आपका पथ प्रदर्शन हम कर रहे हैं, तो पथ प्रदर्शन करना ही क्या है? निर्देशन है। हमें आपकी रुचि पता होनी चाहिए। आप जिसका भी पथ प्रदर्शन करें, जिसको भी निर्देशन दें, आपको उसकी रुचि पता होनी चाहिए कि इस व्यक्ति की रुचि किसमें है, ये इंटरेस्ट किसमें लेता है, इसकी योग्यता क्या है। अगर आप उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी क्षमता कितनी है, अगर आप उसकी क्षमता को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपका निर्देशन वहाँ पे सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी क्षमता देखी नहीं कि कितनी है। जितनी उसकी क्षमता थी, आपने उससे कहीं ज़्यादा उसको जो है आगे की बात बता दी या पीछे की बात बता दी। तो ये वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी उसकी क्षमता है ना, और उसका इंटरेस्ट किस में है। तभी आपका जो निर्देशन है वो सफल माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्देशन किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। यह सलाह या सहायता नैतिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है और व्यवसाय से संबंधित भी हो सकती है। क्षेत्र में बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है। यहाँ पे जो बड़े होते हैं वो अपने छोटों को ये सलाह देते हैं। निर्देशन व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं समायोजन के लिए दी गई एक प्रकार की, कई बार व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है। समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। कई बार हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें दूसरों की सलाह चाहिए होती है कि यार यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं अपने आप को जो है कि डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ या जो भी कुछ है, तो वहाँ पे हमें दूसरों की सलाह हमें चाहिए होती है ना। तो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट अगर व्यक्ति नहीं कर पाता है। अब जैसा कि यहाँ पे हस्बैंड ने कहा है, ठीक है, हस्बैंड ने क्या कहा है कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए यानी कि आने वाले समय के लिए तैयार करता है। निर्देशन क्या है? यह व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार करता है और समाज के साथ समायोजन करने में, समाज के साथ एडजस्ट करके चलने में जो है वो सहायता करता है। तो एमरी स्टूप्स कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी निरंतर क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। ये परिभाषा एमरी स्टूप्स की कही गई है। ये परिभाषाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, छोटी छोटी, और आपको जरूर पता होनी चाहिए। पूछ लेता है कई बार, ये बात किसने कही, पिछली बार एग्जाम में कई परिभाषाएं पूछ ली थी। प्रॉक्टर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए दी जाती है। निर्देशन एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी व्यक्ति को स्कूल में एडजस्टमेंट करने के लिए या उसके बाहर के वातावरण में, समाज में समायोजन करने के लिए दी जाती है कि आप कैसे आपको वहाँ पे एडजस्ट करना है ना। निर्देशन मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, किसके लिए? जो निर्देशन है वह मानव की, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपका पेपर कहीं से भी आ जाए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
निर्देशन मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, मानव की जटिलता को हल करने के लिए, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। जेसन और रिक्सियो ने निर्देशन के 8 कार्य बताए हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, इनके कार्य मत देखिए कि 8 कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि जेसन और रिक्सियो ने निर्देशन के 8 कार्य बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। ब्लूम, बेलिंस्की, हॉल एवं लॉरी जैसे विद्वानों ने निर्देशन एवं परामर्श को समानार्थी माना है। किसने निर्देशन एवं परामर्श को समानार्थी माना है? तो ब्लूम, बेलिंस्की, हॉल और लॉरी जैसे विद्वानों ने निर्देशन और परामर्श को समानार्थी माना। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। आप निर्देशन कह लीजिए या सलाह कह लीजिए या परामर्श कह लीजिए, एक दूसरे के समानार्थी माना गया है इनको। ब्लूम और बेलिंस्की के अकॉर्डिंग निर्देशन शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। इसका कैसा महत्व? ऐतिहासिक है। परामर्श शब्द निर्देशन की अपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण है। परामर्श शब्द निर्देशन की अपेक्षा, अब आपको सामने डैश होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अधिक अर्थपूर्ण है, कम अर्थपूर्ण है या कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा? परामर्श शब्द जो है वो निर्देशन की अपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण माना जाता है या है। शिक्षा और निर्देशन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। किसका? शिक्षा और निर्देशन का। भाई हमें अगर शिक्षा चाहिए तो फिर निर्देशन भी चाहिए। दोनों एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान हैं। ऐसा नहीं कि आपने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली तो आपको किसी के निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। निर्देशन आंदोलन, जो निर्देशन है हमारा, इसका प्रारंभ भारत में 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड। निर्देशन आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में निर्देशन आंदोलन का प्रारंभ भारत में 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में हुआ था। और आपको बताते चले, इसी में एक लाइन आगे लिखी हुई थी कि आज का युग जो है वो यांत्रिक सभ्यता का युग कहा गया है। आज का युग कैसा युग कहा गया है? यांत्रिक सभ्यता का। निर्देशन के बिना जीवन में प्रगति असंभव है। हमें अगर जीवन में प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी और हमें निर्देशन चाहिए भी, लोगों से लेना भी होगा। निर्देशन का महत्व प्राचीन भारत के मनीषियों ने समझा था कि आखिर निर्देशन का इम्पोर्टेंस क्या है, और उन्होंने गुण और कर्म की क्षमता के अकॉर्डिंग मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। जो प्राचीन भारत के जो मनीष हुआ करते थे, उन्होंने इसके गुण को समझा और फिर कर्म की क्षमता के अकॉर्डिंग मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। कैसे? देखिए, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य व्यावसायिक चुनाव था, और सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? व्यावसायिक चुनाव। सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें? पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में कहा गया है, प्रजापति के मुख से ब्राह्मण। प्रजापति यहाँ भगवान को कहा गया है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। क्या कहा गया है? प्रजापति के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हिंदू समाज 4 वर्णों में व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया। 4 वर्णों में व्यवसाय के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। जन्म के आधार पर नहीं है, व्यवसाय के आधार पर बांटा गया कि जिसका जैसा काम उसको उसी कैटेगरी में रख दिया गया, उसको उसी वर्ण में रख दिया गया। जैसे कि ब्राह्मण कौन हुए? जो लोग अध्ययन अध्यापन करते थे, वेद पूजा पाठ, है ना, ये सब करते थे, उनको ब्राह्मण कह दिया गया। जो क्षत्रिय, जो देश की रक्षा का भार संभालते थे, उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। और भरण पोषण का काम करने वाले, कृषि का काम करने वाले, ये जो लोग थे, वाणिज्य का काम करने वाले, इनको वैश्य कहा गया। शूद्र जो थे वो समाज को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। इस प्रकार से हमारे हिंदू समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो भी व्यवसाय और काम के आधार पर। वर्ण का निर्णय जन्म से न होकर के संस्कार के अनुरूप होता था। अब आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा समाप्त करने के उपरांत वर्ण का निर्णय गुरु ही करता था। वर्ण का निर्णय कौन किस वर्ण में जाएगा, कौन करता था? ये निर्णय गुरु करते थे। यूरोप के महान विचारक प्लेटो का कहना था,
प्लेटो कहाँ के थे? प्लेटो यूरोप के थे। ठीक है, प्लेटो यूरोप के महान विचारक प्लेटो का कहना था कि व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। ये बात प्लेटो ने कही है। प्लेटो कहाँ के निवासी थे? यूरोप के थे। प्लेटो कैसे विचारक थे? प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं देखिए। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे और उन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक नामक पुस्तक में समाज की सर्वोत्तम व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। रिपब्लिक नामक पुस्तक में किसकी बात की गई है? तो समाज की सर्वोत्तम व्यवस्था की रूपरेखा की बात की गई है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि यूरोप के महान विचारक जो प्लेटो थे उनका कहना था, उन्होंने ये बात कही थी कि व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अपने काम में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप सफल कैसे हो पाएंगे? रुचि बहुत आवश्यक है, जरूरी है। जो प्लेटो कौन थे? आदर्शवादी थे और उन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने समाज की सर्वोत्तम व्यवस्था की रूपरेखा की बात की थी। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, प्लेटो समाज के लोगों को 3 वर्गों में बांटना चाहता था या विभक्त करना चाहता था। एक तो दार्शनिक हो गए, दूसरे योद्धा हो गए और तीसरे कारीगर हो गए। किसने, कौन जो है कि समाज के लोगों को 3 वर्गों में बांटना चाहता था? प्लेटो। कौन कौन थे वो 3 वर्ग? दार्शनिक, योद्धा और कारीगर। 1961-62 के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक परामर्शदाताओं की योजना प्रारंभ की गई। शिक्षक परामर्शदाताओं की योजना कहाँ प्रारंभ की गई? लखनऊ विश्वविद्यालय में। कब? 61-62 में। अच्छा, ये जो योजना थी, शिक्षक परामर्शदाता की योजना थी, इसका क्या इसका यूज़ था? तो इसमें था कि प्रत्येक अध्यापक 5 या 6 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देता था। इसमें 5 या 6, एक टीचर 5-6 विद्यार्थियों की उसकी व्यक्तिगत शैक्षिक क्या आवश्यकताएं थी और उनको किस व्यवसाय में जाना था, उनको किस प्रकार का परामर्श देना है, ये वो देखते थे। आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना करने वाले फ्रैंक पार्सन्स थे। पॉइंट टू बी नोटेड। अमेरिका में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। किसने की? फ्रैंक पार्सन्स ने की थी। वोकेशन ब्यूरो की स्थापना अमेरिका में फ्रैंक पार्सन्स के द्वारा की गई। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय श्री सोहनलाल और श्री केजी सैयदोन को जाता है। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको? श्री सोहनलाल और श्री केजी सैयदेन को जाता है। हमारे भारत में जो निर्देशन का कार्य है वो अभी शिशुअवस्था में है, यानी कि अभी बिल्कुल 0 लेवल पे है। फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा, है ना। निर्देशन का कार्य भी शिशुअवस्था में चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। भारत में निर्देशन सर्वप्रथम व्यावसायिक शाखा से प्रारंभ हुआ। किस शाखा से? कैसी? कहाँ से? व्यावसायिक शाखा से। भारत में जो निर्देशन है वह सर्वप्रथम व्यावसायिक शाखा से प्रारंभ हुआ और भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कहाँ? भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सन 1915 में व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा सन 1915 में भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली गई और उसी के अंतर्गत, किसके? जो हमारी व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा थी, उसी के अंतर्गत 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष श्री जे.एस. बोस थे। कौन थे? जिसके अध्यक्ष श्री जे.एस. बोस थे। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही अहम और अमेजिंग पॉइंट्स हैं। बम्बई प्रांत में भी व्यावसायिक निर्देशन की शाखा श्री बॉटले बॉय के प्रयत्न से सन 1941 में खोली गई। बम्बई प्रांत में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा कब खोली गई? 1941 में। बम्बई प्रांत में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा किसके प्रयत्न से खोली गई? बॉटले बॉय के प्रयत्न से 1941 में खोली गई। बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना सन 1952 में की गई। वहाँ निर्देशन एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए
उत्तर प्रदेश में सन 1942 में, कब? उत्तर प्रदेश में सन 1942 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1942 में की गई। अध्यक्ष कौन थे इसके? आचार्य नरेंद्र देव। कहाँ ये जो थी वो निर्देशन ब्यूरो कहाँ खोला गया? ये इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिए 1942 ध्यान रखिए, इलाहाबाद स्थान है। अध्यक्ष इसकी श्री आचार्य नरेंद्र देव हैं। ठीक है, बात यहाँ पे मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की हो रही है। सन 1950 में बात कब की है? बात 1950 की है। बम्बई सरकार ने भी व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की। बम्बई सरकार ने व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब की? 1950 में। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया। किस आयोग ने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किसने? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में, कब? 1954 में केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में, कब? 1954 में केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना की। देखिए सन 1960 में अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना की गई। अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना 1960 में की गई, जिसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना और गति का अध्ययन करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना और गति का अध्ययन करना। सन 1964 में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय कब हुआ? 1964 में। सन 1955 में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। कब? 1955 में। कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसकी? निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई। आगे बढ़ जाते, कुछ और अहम पॉइंट्स होंगे इससे रिलेटेड। देखिए 1957 में आसाम और आंध्र प्रदेश में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। आसाम और मध्य आंध्र प्रदेश में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब की? 1957 में की गई। राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में भी निर्देशन ब्यूरो सन 1957 में प्रारंभ हुआ। कब? 1957 में। कहाँ? राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में। निर्देशन एक परिचय जो पुस्तक है इसको क्रो एंड क्रो ने लिखा है। किसने? निर्देशन एक परिचय, ये जो पुस्तक है इसको लिखने वाले क्रो एंड क्रो हैं। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ। देखिए ए.जे. जोन्स के अकॉर्डिंग निर्देशन की 5 आधारभूत मान्यताएं हैं। निर्देशन की 5 आधारभूत मान्यताएं किसने बताई हैं? ए.जे. जोन्स ने बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? एक तो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, सामान्यता है, सहायता की आवश्यकता हर किसी को है, विद्यालय महत्वपूर्ण और क्षमता का विकास। ये निर्देशन की 5 आधारभूत मान्यताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्यता, सहायता की आवश्यकता, विद्यालय महत्वपूर्ण और क्षमता का विकास। निर्देशन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने? 3। एक तो हो गया हमारा शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा से संबंधित निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। व्यवसाय से संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है वह हमारा व्यावसायिक निर्देशन होता है। और किसी को पर्सनली जो निर्देशन दिया जाता है वह हमारा व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक W.M. प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग निर्देशन 6 प्रकार का होता है। W.M. प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग जो निर्देशन है वह 6 प्रकार का होता है। W.M. प्रॉक्टर की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी किताब का नाम है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस किसने लिखी है? W.M. प्रॉक्टर ने लिखी है। इनके अकॉर्डिंग निर्देशन 6 प्रकार का होता है। एजुकेशनल एंड गाइडेंस के लेखक जॉन एम ब्रीवर ने निर्देशन के 10 प्रकारों का उल्लेख किया है। निर्देशन के 10 प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? जॉन एम ब्रीवर ने। कहाँ, किसमें किया है?
किताब है उनकी लिखी हुई एजुकेशन एंड गाइडेंस। क्या नाम है पुस्तक का? एजुकेशन एंड गाइडेंस, जिसके लेखक जॉन एम ब्रीवर हैं। पैटरसन ने निर्देशन के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। किसने? पैटरसन ने निर्देशन के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग सन 1908 में फ्रैंक पॉर्सन ने किया था। और अब बात करते हैं परामर्श की। तो परामर्श जो है वह शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका? परामर्श शब्द को अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन के कंसिलियम से बना हुआ है। काउंसलिंग कहाँ से बना है? लैटिन के कंसिलियम से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है टू कंसल्ट। टू कंसल्ट अर्थात सलाह लेना या परामर्श लेना। क्या? सलाह लेना या परामर्श लेना। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या हैं? निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है, वो भी व्यर्थ है, बेकार है। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखिए, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। परामर्श क्या है? पारस्परिक रूप से एक सीखने की प्रक्रिया है। ये बात आपके रूथ स्ट्रैंग कहते हैं। इस परिभाषा है ये, इसको ध्यान रखिएगा। परामर्श की परिभाषा है जिसको रूथ स्ट्रैंग ने कहा है। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। कोई अकेला किसी को परामर्श नहीं दे सकता, उसके लिए हमें कोई ना कोई चाहिए जिसको परामर्श की आवश्यकता है। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में परामर्शदाता सहयोग देता है। कौन देता है? विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में परामर्शदाता सहयोग देता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी हो। जो भी हमारा परामर्श की जो प्रक्रिया है उसमें एक वो होता है जो परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है, दूसरा वो जिसको सलाह चाहिए, है ना, जो परामर्श प्रार्थी होता है। आगे बात करते हैं। जॉन्स कहते हैं, जॉन्स के अकॉर्डिंग साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। भाई परामर्श अगर आपको चाहिए, जिससे भी चाहिए, उससे आपको मिलना होगा, उसके सामने जाना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको कह देना, हम किसी से कह दें कि भैया उसको कह देना हमें ये परामर्श चाहिए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मॉयर्स कहते हैं कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क। मॉयर्स क्या कहते हैं? परामर्श का क्या अभिप्राय है? 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। हार्डी के अकॉर्डिंग परामर्श के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य बताए हैं? 3। परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशन सेवाओं में कैसा स्थान प्राप्त है? विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय। किसको? निर्देशनवादियों को, है ना। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। एक परामर्शदाता के लिए समूह गतिशीलता का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। समूह गतिशीलता क्या होती है? समूह गतिशीलता डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से लिया गया है। डायनामिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो समूह गतिशीलता है वह डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से लिया गया है और डायनामिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति, पावर। गतिशीलता का अर्थ गति करने की क्षमता या सामर्थ्य से होता है कि गति करने की कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। इस प्रकार समूह गत्यात्मकता समूह में छिपी हुई शक्ति के अध्ययन से संबंधित विषय है। विद्यालय में समूह गतिशीलता का कारक विद्यालयी वातावरण होता है। विद्यालय में समूह गतिशीलता का कारक कौन है? विद्यालय वातावरण। कक्षा में सभी की आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया समूह गतिशीलता है। कक्षा में सभी की जो आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया है समूह गतिशीलता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। समूह गतिशीलता के कारक कौन कौन है?
हमारा घर, विद्यालय, पास पड़ोस, ये सभी समूह गतिशीलता के कारक माने जाते हैं। समूह गतिशीलता शब्द के जनक कुर्ट लेविन को माना जाता है। किसको? समूह गतिशीलता शब्द के जनक कौन है? कुर्ट लेविन है। अच्छा, अब देखिए आगे बात करते हैं। परामर्श की मुख्य 3 प्रविधियां हैं। कितनी? 3 प्रविधियां हैं। ये 3 प्रविधियां या सिद्धांत इस बात पर आधारित हैं कि अधिक महत्व परामर्शदाता को दिया जाए या फिर परामर्श प्रार्थी को दिया जाए। आप देखिए ये जो 3 प्रविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। 3 प्रविधियां हैं हमारी। एक तो निर्देशीय परामर्श है, दूसरा अनिर्देशीय परामर्श है, तीसरा समन्वित परामर्श है। जो निर्देशीय परामर्श है, इस विचारधारा या प्रविधि के प्रवर्तक विलियमसन हैं। कौन है? विलियमसन। ध्यान लिखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। निर्देशीय परामर्श प्रविधि के प्रवर्तक विलियमसन हैं और इस प्रकार के परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। परामर्शदाता केंद्रित का मतलब होता है कि इसमें जो सलाह देने वाला है, जो परामर्शदाता है, उसको सेंटर में रखा जाता है, यानी कि यहाँ परामर्शदाता एक्टिव रहता है और जो परामर्श प्रार्थी है वो पैसिव रहता है, वो निष्क्रिय रहता है। इस प्रक्रिया में जो परामर्शदाता है, जो सलाह देने वाला है, वो एक्टिव है और सलाह लेने वाला पैसिव है। वो ये सक्रिय है, वो निष्क्रिय है। अनिर्देशीय परामर्श इसका उल्टा है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल रॉजर्स हैं। कौन है? कार्ल रॉजर्स। और इस प्रकार के परामर्श को परामर्श प्रार्थी परामर्श भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो परामर्श प्रार्थी है, जिसको सलाह चाहिए, उसको सेंटर में रखा जाता है ना। यहाँ पे वो एक्टिव होता है और परामर्शदाता पैसिव होता है ना। जो परामर्श प्रार्थी है वो सक्रिय है, परामर्श देने वाला निष्क्रिय है। समन्वित परामर्श, ये जो है वो इस परामर्श के प्रचारक और प्रवर्तक थॉर्न है। समन्वित परामर्श विधि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का मिश्रित रूप है। जो समन्वित परामर्श विधि है, ये निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का क्या है? कॉम्बिनेशन है, इनका मिश्रित रूप है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अच्छा ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म होती है। अब देखिए, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि को व्यक्तिक इतिहास विधि भी कहा जाता है। जो व्यक्ति वृत्त अध्ययन विधि है, इसको व्यक्तिक इतिहास विधि भी कहते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ क्या है? साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ है 2 व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप जो है वो साक्षात्कार प्रविधि कहलाता है। जैसा कि प्रोफेसर मानेंद्रनाथ बसु कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर के व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। वहीं पर प्रोफेसर गुडे एम हॉट कहते हैं कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। हेडर और लिंडमैन साक्षात्कार को केवल 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप अथवा मौखिक प्रत्युत्तर मानते हैं। कौन? हेडर और लिंडमैन। चलिए, निर्धारण मापनी की बात करते हैं। निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल का प्रयोग सरलता से व्यक्तित्व या चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मापन करने के लिए किया जाता है। निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल का प्रयोग किसमें होता है? व्यक्तित्व या फिर चरित्र के पहलुओं का मापन करने के लिए। ये बात, अब बात करते हैं विशिष्ट बालक की। देखिए, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो औसत तथा सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न और अलग होते हैं। यानी कि जो विशिष्ट बालक है, जो विशेष बच्चा है, वह सामान्य बच्चों से औसत में काफ़ी अलग होता है, भिन्न होता है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि भी हो सकता है, और जिनमें विशिष्ट शिक्षा और निर्देशन तथा परामर्श की आवश्यकता होती है, जिन्हें विशिष्ट निर्देशन चाहिए होता है। अगर बच्चा जैसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको भी निर्देशन की आवश्यकता है। उसको आप बताइए कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो जड़ बुद्धि है, जो मंद बुद्धि है, उसको नीचे से चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है, उसको भी परामर्श चाहिए, निर्देशन चाहिए। सामान्य बच्चे का तो चलो काम चल जाता है। हकलाना, तुतलाना एवं उच्चारण संबंधी दोष को वाणी दोष कहते हैं। वाणी दोष जैसे हकलाना, तुतलाना, उच्चारण संबंधी, जैसे आप अगर किसी बात का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर वाणी दोष है।
अब अगर आप कक्षा में विशिष्ट बालकों की कक्षा लगी हुई है तो उसमें कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य बच्चे थोड़ा ना है कि आप कोई बात एक बार बता देंगे तो वो समझ जाएंगे। यहाँ पे विशिष्ट बालक हैं तो उनके लिए 20 से अधिक विद्यार्थी कक्षा में नहीं होने चाहिए। विशिष्ट बालक बौद्धिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं। भाई बुद्धि से रिलेटेड भी वो विशिष्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि भी हो सकती है, बिल्कुल 0 लेवल पे भी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं और सामाजिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं। असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें गामक दोषग्रस्त बालक कहते हैं। असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गामक दोषग्रस्त बालक। अब देखिए, मानसिक रूप से असामान्य बालक वे होते हैं जो सामान्य बौद्धिक या मानसिक कार्यों से पर्याप्त मात्रा में दूर रहते हैं। अब देखिए, यहाँ बात आती है मंदित मना की, यानी कि मंद बुद्धि बालक। जो मंद बुद्धि बालक है या मंदित मना बालक है वह मानसिक क्षमताओं में औसत बालकों से पिछड़े हुए होते हैं। कैसे? औसत बालक से पिछड़े हुए होंगे क्योंकि वो पहले ही मंद बुद्धि बालक हैं, है ना। अब जैसे टर्मन के अकॉर्डिंग कुछ, अब देखिए 4 परिभाषाएं हैं, बहुत छोटी बहुत खोटी। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये बात किसने कही है? टर्मन ने कही है। आपसे सीधे पूछेगा बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये बात किसने कही है? तो आप क्या बताएंगे? ये बात वुडरो ने कही है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये बात आपके वुडवर्थ कहते हैं। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये बात आपके बकिंघम कहते हैं। 90 से 110 का जो IQ लेवल होता है, जो बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कैसे बालक कहलाते हैं? वो सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक मंदित मना की श्रेणी में आते हैं। किसमें? मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया था। बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, उनके प्रतिपादक उनके सामने हैं। देखिए, आपका चैप्टर एक बुद्धि परीक्षण के नाम से है तो इन सब चीज़ों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। एक कारक सिद्धांत बिने के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन हैं और बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और बुद्धि का गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है और इन्हीं के नाम पे इनका सिद्धांत गिलफोर्ड का सिद्धांत कहलाया। अभियोग्यता का व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? अभियोग्यता का। निर्देशन कार्यकर्ता के लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक होता है। भाई निर्देशन कार्यकर्ता हैं आप, तो आपको बच्चों की अभियोग्यता जो है वह योग्यताओं का समूह है। आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर बच्चे के अंदर योग्यता क्या है ना, तभी तो आप उसको निर्देशन दे पाएंगे, अन्यथा आपका निर्देशन सफल नहीं होगा। अभियोग्यता को कुछ योग्यताओं का समूह कहा जाता है, कुछ कलेक्शंस ऑफ एबिलिटी अभियोग्यता कहलाता है, योग्यताओं का समूह अभियोग्यता कहलाता है। जैसा कि A.E. ट्रेक्सल के अकॉर्डिंग अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ये बात A.E. ट्रेक्सल कहते हैं, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। अब देखिए, शिक्षकों के लिए पांडेय द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण का निर्माण सन 1972 में श्री बीजी पांडे ने किया था। शिक्षकों के लिए पांडेय द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किसने दिया? श्री बीजी पांडे ने 1972 में। प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए अभियोग्यता परीक्षण का निर्माण एस.एन. शर्मा ने किया था। किसने किया? एस.एन. शर्मा ने किया। बढ़ते हैं आगे, लास्ट पॉइंट पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अब बात आती है रुचि की, इंटरेस्ट की। जैसे कि सबका इंटरेस्ट अलग होता है और जो इंटरेस्ट होता है, चलिए पहले बात करते हैं। रुचि को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि जो आपकी है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं।
इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटेरेस से हुई है। किससे हुई है? इंटेरेस से हुई है। रुचि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी वस्तु या विषय के प्रति चाहत या लगाव से, कि आपकी चाहत किस चीज़ में है, आपका लगाव किस में है ना, वही आपकी रुचि है। जैसा कि स्ट्रैंग कहते हैं कि रुचि सफलता की मध्य सूचक है। बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अगर जिस काम में आपको रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी काम में आपको अगर क्या कहते हैं, रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, देन हाउ कैन यू गेट सक्सेस? तो फिर आप कैसे उसमें आपका मन लगेगा, कैसे आप सफलता हासिल करेंगे? ड्राइवर कहते हैं कि रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष होता है। रुचियाँ अस्थायी होती हैं, ये हमारी बदलती रहती हैं। बचपन में हमारी इंटरेस्ट किस में था? हमारा चीज़ों में, खेलने में, है ना। आइसक्रीम बेचने वाला आता था, हम लोग कहते थे बड़े होकर हम आइसक्रीम वाले बनेंगे, खूब आइसक्रीम खाया करेंगे, गुब्बारे वाले बनेंगे, खूब अपने पास खुद के गुब्बारे हुआ करेंगे। छोटे छोटे बच्चों की रुचि, उसका इंटरेस्ट कुछ अलग ही चीज़ों में होता है। आज हम लोगों का इंटरेस्ट किस में हो गया है कि बस पढ़ाई कर लें, जॉब ले लें, है ना, और जो है गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया है। तो इनमें आयु और समय के अकॉर्डिंग बदलाव आता रहता है। जब आप उम्र हो जाएगी तो फिर उसका इंटरेस्ट आपका बदल जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं रहेगा, है ना। फिर आपका मन करेगा कि अब बस तीर्थ यात्राओं पे निकल जाओ। रुचियों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं और जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन सन 1918 में किया गया था। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन कब किया गया? 1918 में। वर्णन रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण सन 1957 में किया गया। वर्णन रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण सन 1957 में किया गया। सन 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य किया। सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य कब किया? 1957 में किया गया। किसने किया? थर्स्टन ने किया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिवृत्ति। जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है उसे विशिष्ट अभिवृत्ति कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में किया जाता है ना। किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन होता है? तो प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में व्यक्ति का व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन होता है। व्यक्तित्व शब्द का सूत्रपात लैटिन भाषा के उपाकृति यानी कि पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब जो मुंह पे पहना जाता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। अब देखिए तो हम लोग कहाँ पे थे? मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। कहाँ? वंशानुक्रम। व्यक्तित्व का विकास आपका कैसा है, ये आपके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पर, आपके पूर्वजों पर डिपेंड करता है, आपके पर्यावरण, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं है, दोनों का योगफल नहीं, गुणनफल है। व्यक्तित्व के शील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता उसकी समायोजनशीलता है। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन गुथरी ने किया। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? गुथरी हैं।